हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। अब मैं आपको शून्य करार के बारे में यानी कि वाइड एग्रीमेंट के बारे में बताऊंगा, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेक्शन 25 से लेकर 25 टू 30 तक में जो है शून्य वाइड एग्रीमेंट के बारे में बताया गया है। सेक्शन 25 में बताया गया कि बिना प्रतिफल के करार शून्य होते हैं, लेकिन उसमें जो है मैं आपसे पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि उसके 3 अपवाद बताए गए। अगर प्राकृतिक प्रेम और स्नेह के कारण आपसी निकट संबंधियों में कोई लिखित और पंजीकृत करार होता है तो वहां बिना प्रतिफल के भी वो वैध होता है। भूतपूर्व सेवा की गई है 25(2) के अंतर्गत तो वहां भी वैध होता है। और अगर काल बाधित ऋण है उसके लिए कोई एग्रीमेंट कर लिया गया, कम राशि देने के लिए एग्रीमेंट कर लिया गया तो बिना प्रतिफल के वो भी वैध माना जाता है। मैं पूर्व वीडियो में आपसे विस्तृत रूप से उसके बारे में बता चुका हूं। अब एक चीज बताते हैं कि सेक्शन 2G में कहा गया है कि वे करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है शून्य होते हैं। करार वही जो है संविदा का रूप धारण कर सकते हैं जो कि विधि द्वारा परिवर्तनीय होते हैं। तो सेक्शन 25 पहला है और उसके बाद है सेक्शन 26 विवाह अवरोधक करार शून्य होते हैं। यानी कि अगर पक्षकारों ने ये कहा कि तुम विवाह नहीं करोगे और उसमें अवरोध उत्पन्न करते हैं, मैं पैसे दूंगा वगैरह करूंगा, जो बातें आपस में होती हैं, और यहाँ पर अवरोध चाहे पूर्ण हो चाहे आंशिक हो, दोनों स्थितियों में शून्य माना जाता है। इसका केवल एक अपवाद है एवेक्स। एवेक्स से कह सकते हैं टीपी एक्ट में बहुत दृष्टांत है इस प्रकार के, और विधियों में बहुत दृष्टांत हैं कि आप 18 वर्ष तक शादी नहीं करेंगे या 21 वर्ष तक शादी नहीं करेंगे, मैं आपको एक 5,000 रुपये दूंगा, जमीन का टुकड़ा दूंगा, आदि आदि बातें हैं। यह भी हो सकता है कि एवेक्स पर जो है रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, अगर कि आप जो है एवेक्सता के दौरान शादी नहीं करोगे, जब व्यस्त हो जाओगे, 18 वर्ष के हो जाओगे या 21 वर्ष के हो जाओगे तभी शादी करेंगे, तो वहाँ वो उस मामले में ऐसा विवाह अवरोधक करार वैध माना जाता है। अन्यथा विवाह के अवरोधक करार जो शून्य होते हैं, केवल एवेक्स इसका अपवाद है। धारा 27 है व्यापार अवरोधक करार शून्य है। देखो भाई, धारा 27 के अंतर्गत जो है प्रत्येक करार जिससे कोई व्यक्ति किसी प्रकार की विधिपूर्ण वर्ती व्यापार या कारोबार करने से अवरुद्ध किया जाता है तो ऐसा करार शून्य माना जाता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 19(1)G भी ये बात कहता है कि प्रत्येक नागरिक को, या तो अलग चीज है वो फंडामेंटल राइट है, प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद की व्यापार वर्ती कारोबार करने का पूर्ण अधिकार दिया गया। हालांकि ये एब्सोल्यूट नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ भी विधिपूर्ण कर दिया। विधिपूर्ण करार ही आप वहाँ कारोबार आप वहाँ कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, वर्ती कर सकते हो। और आर्टिकल 19(6) में जो है वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई, उन्हीं के दायरे में एक दायरा है, उसी के अंतर्गत जो है आप व्यापार वर्ती कारोबार कर सकते हो। अगर आप बंदूक का लाइसेंस लेना चाहते हो, बंदूक बेचना चाहते हो तो आपने जो है गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो वहाँ व्यापार। अगर आप जो है फाइनेंस का कारोबार करना चाहते हो तो आपने जो है साहूकार अधिनियम के अंतर्गत जो है लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो आदि आदि इसी प्रकार के बहुत से कार्य जिसमें कि लाइसेंस लेना पड़ता है, भांग का कारोबार वगैरह कारोबार इस प्रकार के होते हैं। और विधिपूर्ण वर्ती और क्या कारोबार करने के लिए ये नहीं कि आप बम की फैक्ट्री लगा लोगे या कुछ कर लोगे, उसके लिए आप सरकार अनुमति नहीं देगी। सरकार अनुमति केवल यहाँ पर विधि जो 27 है, आपको विधिपूर्ण कारोबार करने से, व्यापार करने से, वर्ती करने से पूर्ण से स्वतंत्रता देती है। अगर इस पर जो है किसी प्रकार का अवरोध चाहे पूर्ण हो चाहे आंशिक हो अगर लगा जाता है तो ऐसा अवरोध जो है शून्य माना जाएगा। एक मधु चंद्रवंशी राजकुमार केस है, 1874 का बॉम्बे उच्च न्यायालय का केस है। इस केस में जो है दो व्यापारी समान कारोबार करते थे, यानी कि परचून की दुकान करते थे दोनों। वहां प्रतिवादी ने वादी से कहा कि अगर तुम इस मोहल्ले से दुकान हटाकर किसी अन्य मोहल्ले में कर लो तो मैं तुमको 10,000 रुपये दूंगा। और उसने जो दुकान हटाया किसी अन्य मोहल्ले में कर दी, लेकिन प्रतिवादी ने पैसा नहीं दिया। तो वादी जो है प्रतिवादी के विरुद्ध जो है पैसा वसूल करने के लिए
न्यायालय की शरण में आया तो न्यायालय ने कहा कि व्यापार अवरोधक करार शून्य होते हैं, आप इनसे 10,000 रुपये नहीं वसूल कर सकते। इस वाद में जो अवरोध था वो आंशिक था, पूर्ण रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया था उससे। किसी और मोहल्ले में खोल लो भाई, लेकिन यहाँ ना खोल लो, मैं 10,000 रुपये दूंगा। तो इस प्रकार के, लेकिन यहाँ पर व्यापार अवरोधक करार शून्य होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है किसी किस्म का। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी दिए गए हैं। कुछ अपवाद ऐसे हैं जो कि अधिनियमों द्वारा बताए गए हैं, और कुछ अपवाद ऐसे हैं जो न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम अपवाद जो अधिनियमों द्वारा दिया गया है। स्वयं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 27 में अपवाद दिया गया है गुडविल। तो गुडविल जो है इसका अपवाद है, इसके अंतर्गत जो है आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। ठीक है, जिस नाम से जिसने गुडविल खरीद ली वो जो है जनता स्वीट्स है सहारनपुर में, तो वे जनता स्वीट्स के नाम से जो है अगर ये किसी और को बेचते हैं तो वह व्यक्ति जो इनसे खरीदता है गुडविल, वो इन पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि आप सहारनपुर में या कहीं भी जनता स्वीट्स के नाम से जो है दुकान नहीं खोल सकते। तो गुडविल को किने ले ली। इसी प्रकार दूसरा है अपवाद है भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत जो है 4 अपवाद बताए गए हैं, जिसमें कि एक भागीदार आपस में ये करार कर सकते हैं कि फर्म जो है जो कारोबार कर रही है, जो वृत्ति कर रही है, जो व्यापार कर रही है, उसके समकक्ष उसके जैसा व्यापार जो है भागीदार नहीं कर सकते, उसकी प्रतिस्पर्धा में कारोबार नहीं कर सकते। ये रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं। इनके बारे में जो भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 बताया गया है उसका सेक्शन 11(2) है, सेक्शन 36(2) है, सेक्शन 54 है और सेक्शन 55 का सब क्लास 3 है। इनके अंतर्गत जो अधिनियमों द्वारा यहाँ पर अपवाद बताए गए हैं सेक्शन 27 के। दूसरा है न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त अपवाद। न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त जो अपवाद है उसमें पहले सेवा संविदा। अगर एक बुनकर जो कपड़े का अच्छा बुनकर है और किसी फैक्ट्री में कारोबार करने लग जाता है, तो फैक्ट्री का मालिक और यहाँ बुनकर के मध्य कोई एग्रीमेंट ऐसा हो सकता है। अगर मालिक कहे कि आपने 3 साल तक मेरे यहाँ कार्य करना है, 3 साल से पहले आप नहीं छोड़ सकते, और इसी अवधि में आप किसी अन्य के यहाँ भी कार्य नहीं कर सकते, तो ये सेवा संविदा है। इस प्रकार के एग्रीमेंट जो है यहाँ पर न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त है और ये व्यापार के अवरोधक नहीं है। इसमें केस है चार्ल्स वर्थ वर्सेस मैकडोनाल्ड। इसमें जो है जंजीबार में एक डॉक्टर की दुकान थी और वहां पर दूसरा व्यक्ति कंपाउंडरी के लिए आया, इनकी डॉक्टरी सीखने लगा कंपाउंडरी, और वहां डॉक्टर साहब ने कंपाउंडर से कहा कि आप 3 साल तक मेरे यहाँ से नहीं जाओगे, और नंबर 2 आप जंजीबार में 3 साल बाद ही प्रैक्टिस हो, 3 साल के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लेकिन उसने जो है 5-7 महीने बाद ही नौकरी छोड़ दी और उसके यहाँ छोड़ दिया और वहीं जंजीबार में प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो यहाँ सेवा संविदा के अंतर्गत डॉक्टर उसको जो रोक सकता है क्योंकि एग्रीमेंट है। बीबी देशपांडे वर्सेस अरविंद मिल्स के मामले में एक बुनकर को जिसने कि मिल्स के साथ जो है 3 साल कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको रोक सकता है कि वो जो है उस 3 साल की अवधि में किसी अन्य के यहाँ कार्य नहीं कर सकते। सेवा संविदा के अंदर किया गया है। दूसरा है व्यापारिक संयोजन। भाई अगर कोई मोबाइल की दुकान नहीं है, 10 मोबाइल की दुकान नहीं है, वे व्यापारी आपस में उस कारोबार के लिए एग्रीमेंट कर सकते हैं कि भाई इस मूल्य से कम मूल्य पर कोई भी मोबाइल फोन नहीं बेचेगा। सबने कर ली, और जो भी मुनाफा होगा, यानी मेरा बिके, आपका बिके, आपके बिके, जो भी मुनाफा होगा वो एक संयुक्त कोष में डाल दिया जाएगा और उस मुनाफे को आपस में हम बांट लेंगे। तो यहाँ पर ये व्यापार अवरोधक नहीं है, इसीलिए वैलिड माना गया। इसी प्रकार से तीसरा है सोलस एग्रीमेंट, यानी कि एकांकी समव्यवहार। आप जो है कपड़े के व्यापारी हैं बहुत बड़े, और एक कपड़ा मिल है कानपुर में, आपने उस कानपुर की कपड़ा मिल से जो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जितना भी कपड़ा आपकी मिल में बनेगा उसको सारे के सारे को मैं ही खरीद दूंगा। तो ये एकांकी से व्यवहार है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। उसको जो है किसी और से बेचने से
वर्जित कर सकते हैं अगर आप जो है उसका निरंतर लगातार जो है कपड़ा खरीद रहे हैं। ये एग्रीमेंट आप होना चाहिए। तो ये जो है इसके अपवाद बताए गए हैं। आज मैं आपसे सेक्शन 27 तक बताऊंगा। अगली वीडियो में सेक्शन 28, 29 और 30 जो वाइड एग्रीमेंट हैं उनके बारे में विस्तृत बताऊंगा। आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद।